हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस की। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एंड एटॉमिक पोलरिजिबिलिटी। हिंदी में कहें तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण तथा परमाणविक ध्रुवणता। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एंड एटॉमिक पोलरिजिबिलिटी। तो इससे पहले अपन ने दो प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल की बात की थी, वो थे आपके पोलर एंड नॉन पोलर एटम। इनमें कहा था अपन ने कि जो पोलर एटम होते हैं उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और जो नॉन पोलर एटम होते हैं इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है, और फिर अपन ने कहा था बाउंड चार्जेस की बात की थी, तो कि जब किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है आपका और जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो एक ही जगह से क्या हो जाते हैं, थोड़े दूर दूर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां से देखें जब तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को बताएं या समझाएं तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को कैसे कह सकते हैं अपन कि जो नॉन पोलर एटम है उनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाता, या फिर कहें अपन कि जो आपका नॉन पोलर एटम है उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो आपका क्या होता है, एक ही जगह पे होता है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपके एक ही जगह पे आ गए तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पढ़ रखा है, वो होता है आपका चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितनी हो गई, 0 हो गई, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के लिए क्या करना है, अपने को डाइपोल मोमेंट है वो प्रोड्यूस करना है या फिर जनरेट अपने को यहाँ पे करना है। तो इसके लिए क्या करें अपन, किसी नॉन पोलर एटम को किसी फील्ड E में रखें, तो इस नॉन पोलर एटम के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज आपका इधर आ जाएगा और ये कंडीशन आपकी बन जाती है। अब देखो इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, इनके बीच में क्या आ गई, डिस्टेंस आपकी आ गई। अब डाइपोल मोमेंट यदि देखें तो चार्ज भी है अपना और अब इनके बीच में डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस में d मान लेता हूं, तो चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे नॉन पोलर एटम में भी क्या हो गया, आपका डाइपोल मोमेंट आ गया। अब ये डाइपोल मोमेंट है, ये इसका खुद का नहीं था, ये डाइपोल मोमेंट अपन ने क्या किया, इंड्यूस किया है, किसकी सहायता से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से। तो इस कारण इस डाइपोल मोमेंट को अपन क्या कह देते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपन बोल देते हैं। सिंपली यदि लिखें अपन तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ नॉन पोलर एटम और molecules are placed in external electric field, then the center of positive charge is shifted in direction of field and center of negative charge
नेगेटिव चार्ज इज शिफ्टेड opposite to the direction of field. So due to the field there generated a dipole moment in non-polar molecules and this is known as induced dipole मोमेंट। यानी किसी नॉन पोलर एटम के अंदर, नॉन पोलर एटम को यदि अपन किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है आपका वो फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वहां एक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। और इस डाइपोल मोमेंट को अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपने बोलते हैं। इस पूरी थ्योरी को यदि डायग्राम की सहायता से समझें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कोई आपका क्या है, नॉन पोलर एटम है, और नॉन पोलर एटम है तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका एक ही जगह पे सेंटर्ड होगा, ये नॉन पोलर है आपका, क्लियर है। फिर इसको नॉन पोलर को अपन ने क्या किया, किसी फील्ड के अंदर रख दिया, इस पे क्या लगाया, फील्ड लगाया, तो इसकी जो कंडीशन है आपकी वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड के कारण, फोर्स लगने के कारण फील्ड ई में रखा, तो ये फील्ड जो है वो इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स किधर लगता है, चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज आपका कुछ इस साइड आ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण इस तरफ आपका आ जाएगा, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाती है, और इस डिस्टेंस को मैं यदि d मान लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इन जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, P इन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। फिर आपका एक वर्ड आ रहा है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, परमाणुविक ध्रुवणता, इससे लिखते हैं। तो इसके लिए देखो, अभी अपन ने बात की किसकी, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की, और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट में क्या निकल के आया अपना, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट में ये निकल के आया कि नॉन पोलर एटम में परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो होता नहीं है, बट फील्ड लगाने पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो अब यहां से अपने को क्लियर हो रहा होगा कि फील्ड जो है आपका वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फील्ड जो आपका वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के ऊपर, या फिर ऐसे कहते हैं कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपने कैसा फील्ड अप्लाई किया उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो यहां से देखें तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। अब देखो, चार्ज तो आपका चेंज नहीं होगा फील्ड के कारण, बट जो ये डिस्टेंस है आपकी वो क्या फील्ड के कारण चेंज हो सकती है क्या, ज्यादा फील्ड लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, तो इनके सेंटर जो है वो भी क्या जाएंगे, ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर ही जाएंगे। यानी फील्ड आपका ज्यादा होगा तो आपका जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा वैल्यू आपकी होगी। तो यहां से फील्ड आपका ज्यादा होगा तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि जो आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फील्ड के। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड के क्या होता है, आपका प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो P इनकी जो वैल्यू आती है वो आती है अल्फा E, और जहां ये अल्फा आपका अपन ने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह लिखा है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद में जो कांस्टेंट लिखा है उसको लिखा है अपन ने अल्फा से, और ये जो अल्फा होता है आपका ये कहलाता है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी।
परमाणविक ध्रुवणता। ठीक है, तो यहां से एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू लिखें, तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू लिखें तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी इन अपॉन में ई, यानी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट और अप्लाइड फील्ड के रेशियो को अपन किससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी से अपने लिखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, तो यहां से लिख सकते हैं सिंस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली proportional to the applied फील्ड। ठीक है, पी इन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के। सो द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड इधर लिख देते हैं, सो द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट to the applied field is known as atomic पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, यानी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण तथा लगाए गए क्षेत्र का अनुपात जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, परमाणविक ध्रुवणता के इक्वल होता है। लिखना चाहें तो वो P इन जो आपका वो प्रोपोर्शनल आएगा किसके, E के, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा और ये E, और यहां से जो अल्फा आएगा उसकी वैल्यू आएगी P इन अपॉन में E, और ये जो अल्फा होता है ये आपका क्या होता है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये यहां तक आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन जो है आपकी वो कंप्लीट है। ठीक है, अब उसके बाद में किसी एटम के लिए यदि अपन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी डेरिवेशन है वो सोल्व करते हैं। मान लिया पहले कोई नॉन पोलर एटम है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका एक ही जगह है, उस एटम के लिए अपन क्या चाह रहे हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा जो है वो अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखो, इसके लिए लेट एन एटम which have radius a small a and charge q, ठीक है, is placed in a field E। ठीक है, कोई एटम है, कोई आपका इस तरीके का एटम है जिसकी रेडियस कितनी है, a रेडियस है, और इसके अंदर आपका क्या है, जो चार्ज है आपका वो पॉजिटिव Q चार्ज है, यानी सेंटर के ऊपर तो पॉजिटिव Q चार्ज होगा, और इतना ही Q चार्ज जो आपका वो किसके रूप में होगा, अपन जानते हैं जितना चार्ज न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है एटम के अंदर उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के रूप में क्या होता है, ऑर्बिट्स के अंदर ही होता है। तो इसके अंदर यहाँ Q चार्ज आपका सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये E जो है आपका, या फिर कहें इलेक्ट्रॉन्स के रूप में -Q चार्ज है, वो क्या है, पूरे एटम के अंदर आपका फैला हुआ है। और जिसका जो सेंटर आएगा वो नॉन पोलर एटम के लिए क्या मान सकते हैं अपन, इस पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल ऊपर आपका सेंटर आ रहा है। इसको क्या रखा है अपन ने, किसी फील्ड E के अंदर रख दिया। ठीक है, तो E के अंदर रखेंगे तो अपन जानते हैं, E के अंदर रखेंगे तो अपन जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर आपका फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अपन ने ये मान लिया कि फील्ड लगाने के बाद में पॉजिटिव चार्ज और जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो आपस में
डी डिस्टेंस से क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, डी डिस्टेंस से क्या हो गए, शिफ्ट आपके हो गए। क्लियर है। तो अब देखो यदि अपन बात करें इस फील्ड की तो आपके दिमाग में आया होगा कि पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज आपका इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये डी डिस्टेंस पे जाने के बाद में रुके क्यों, ये डी डिस्टेंस पे जाने के बाद में रुके क्यों। तो देखो यहाँ पे फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा तो ये कंटिन्यूअसली आगे जाना चाहिए था, सेम ऐसे नेगेटिव चार्ज आपका कंटिन्यूअसली पीछे जाना चाहिए था, बट ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, और दोनों के बीच में अपन जानते हैं कूलम्ब फोर्स लगता है और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे एक फोर्स जो है आपका वो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण लग रहा है, और दूसरा फोर्स आपका कूलम्ब फोर्स लग रहा है किस किस के बीच में, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में। अब ये डी डिस्टेंस पे रुके हैं तो डी डिस्टेंस पे इनका इक्विलिब्रियम बना है, इसका मतलब कि डी डिस्टेंस पे आने के बाद में जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स लग रहा है वो तो इन दोनों को पास करने के लिए लग रहा है, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है वो आपका दूर ले जाने के लिए लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम में जो आपका कूलम्ब फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, तो इन चार्जेस के बीच में फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी आपके दोनों इक्विलिब्रियम में इक्वल होंगे, तभी ये डी डिस्टेंस के ऊपर ही रुकेंगे, अदरवाइज ये और दूर आपके जाते जाएंगे, या फिर कूलम्ब फोर्स ज्यादा हो गया तो ये दोनों आपके पास पास ही आते जाएंगे। बट ये डी डिस्टेंस के ऊपर है, इसका मतलब डी डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम बना है, और वहां पे कूलम्ब फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल आपके होंगे। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन कूलम्ब फोर्स इक्वल होना चाहिए किसके, Q E के। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q चार्ज है, तो ये कौन सा फोर्स है, Q E, तो ये Q E जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, कूलम्ब फोर्स के। अब देखो कूलम्ब फोर्स निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं, दो चार्जेस Q1 Q2 होते हैं तो उनके बीच में कूलम्ब फोर्स जो होता है वो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आपका होता है। तो डिस्टेंस अपनी D बताए, चार्जेस जो है वो इंटरेस्टिंग है निकालना, Q1 और Q2 चार्जेस है वो निकालना इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है देखो, Q1 जो है आपका उसको अपन मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो आपका पूरा का पूरा क्या होता है, एक ही जगह पे होता है, तो वो चार्ज तो क्या आएगा यहाँ पे पूरा आपका आएगा। बट नेगेटिव चार्ज है वो अपन जानते हैं पूरे एटम के अंदर आपका क्या होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऑर्बिट्स के अंदर फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन कितने कहां मूव करेंगे, तो वो पूरा क्या होता है इस एटम के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज अपन यहां मान रहे हैं वो पूरा नेगेटिव चार्ज यहां पे ना होके क्या होता है, अपन उसका सिमेट्री के हिसाब से केवल और केवल सेंटर अपन मान लेते हैं। अब जब कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इस माइनस चार्ज का अपने को वो पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, या फिर इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन करते हैं कि यहां पे डी डिस्टेंस का अपन डी डिस्टेंस का कहें या फिर डी रेडियस का अपन क्या कर लेते हैं, स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये मानते हैं कि इस डी रेडियस के स्फीयर में जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है केवल आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ में वही क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है या फिर उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ये इस डी रेडियस के स्फीयर के अंदर अपने को क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज अपने को निकालना पड़ेगा। पता क्या है अपने को, पता ये है कि जो माइनस क्यू चार्ज है वो कहां फैला हुआ है, इस पूरे स्फीयर के अंदर ही फैला हुआ है। तो पहले अपन क्या निकाल लें, इस स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लें। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालने के बाद में इस स्फीयर की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा दें तो अपने को क्या पता चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज पता चल जाएगा जो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या कर रहा है, इंटरेक्शन आपकी कर रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखते हैं अपन, तो रो से लिख दूं तो इसकी वैल्यू Q चार्ज फैला हुआ है किसमें, A रेडियस के एटम में, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी Q अपॉन में 4 पाई बाई 3 A का क्यूब। ठीक है। सो इसको दें इक्वेशन नंबर 1, फिर इसके बाद में सो चार्ज इन स्फीयर ऑफ रेडियस d, तो इस d रेडियस के स्फीयर में जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू, इसको मैं यदि q डैश से लिख देता हूं तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई a का क्यूब। ये तो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, किसमें चाहिए, कितनी वॉल्यूम में चाहिए, तो d रेडियस के स्फीयर में चाहिए, तो इसकी वॉल्यूम से क्या करवा दें, मल्टीप्लाई।
तो 4/3 पाई डी की क्यूब। तो जो चार्ज आपका इस प्लस क्यू चार्ज के साथ में फोर्स लगाएगा या फिर इंटरेक्शन करेगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये क्यू मल्टीप्लाई में डी क्यूब और अपन में क्या आ जाएगा, ए का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चार्ज अपने को पता चल गया। कूलम्ब फोर्स में दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2, तो एक चार्ज तो आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज का इतना भाग आपका आएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को पता है, तो यहाँ पे ये जो कूलम्ब फोर्स लगेगा इक्विलिब्रियम में उसकी वैल्यू अपने लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 से देखें तो कूलम्ब फोर्स की वैल्यू K को लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में Q डैश Q और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, D का स्क्वायर, और ये इक्वल आना चाहिए किसके, Q E के। Q डैश की वैल्यू इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से सारी वैल्यू रख दें तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय A क्यूब और मल्टीप्लाई में D का क्यूब, और मल्टीप्लाई में आएगा Q और ये इक्वल होगा Q E के। Q से Q कैंसिल, तो यहां से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया और उसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी, Q D का क्यूब अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ गया, A का क्यूब। इक्वेशन नंबर 3। अपने को कैलकुलेट करना है क्या, परमाणविक ध्रुवणता, और परमाणविक ध्रुवणता अभी अपन ने लिखा था सिंस अल्फा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, P इंड्यूस अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गया। P क्या निकालना है, इंड्यूस निकालना है। तो इसके लिए देखो अपना केस क्या बना था कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, D। तो सिंस P इंड्यूस की जो वैल्यू है वो मैं क्या Q D लिख सकते हैं। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी तो ऊपर तो आएगा Q D और नीचे आपका आ जाएगा, यहां पे अपन ने क्या लिखा है, कूलम्ब फोर्स लिखा है, तो इसमें K आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया, ये D स्क्वायर भी लिखा हुआ तो ये D स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो D स्क्वायर से ये कैंसिल होकर ऊपर क्या बचेगा, D बचेगा आपका। क्लियर है, तो यहाँ तो P इनकी वैल्यू QD आ गई, E की वैल्यू इक्वेशन 3 से रख दें। इक्वेशन 3 से रखेंगे तो ये QD और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का क्यूब। इससे ये आपका कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का क्यूब। ये अपन ने क्या कैलकुलेट कर ली, किसी नॉन पोलर एटम के लिए उसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर ली। और ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये सारे तो कांस्टेंट है, ये केवल और केवल उस एटम की रेडियस के ऊपर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां तक अपना कंप्लीट होता है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इससे नेक्स्ट अगली क्लास।